नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा सदस्यों से देशहित में अपने अनुभव का उपयोग करने का आग्रह किया। सदन के 72 सदस्यों का कार्यकाल पूरा होने पर उन्हें विदाई दी गई। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की 5वीं कड़ी में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में बताया, इस वर्ष 13 मार्च तक भारत में पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या 10 लाख से अधिक। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज शाम ब्रिटेन की विदेश मंत्री एलिजाबेथ ट्रस के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव आज शाम 2 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। आयुष मंत्रालय ने प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2022 के लिए नामांकन आमंत्रित किए। दोहा में विश्व टेबल टेनिस स्टार कंटेंडर प्रतियोगिता में भारत की मणिका बत्रा और अर्चना कामत ने महिला डबल्स में कांस्य पदक जीता। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। दोपहर समाचार में नीलम मलकानिया के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जटिल समस्याओं को हल करने में अनुभव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। श्री मोदी ने आज 72 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने के अवसर पर आयोजित विदाई समारोह में अपने संबोधन में ये बात कही। जब अनुभवी लोग जाते हैं उनके लिए यहाँ बहुत कहा जाए, लेकिन जब अनुभवी यहाँ है तब जो है उनकी जिम्मेवारी जरा और बढ़ जाती है। वो जो अनुभव की गाथा यहाँ छोड़ के गए हैं, जो बाकी यहाँ रहने वाले हैं, उनको उसको आगे बढ़ाना होता है। और जब वो आगे बढ़ाते हैं तो सदन की ताकत को कभी कमी महसूस नहीं होती है। और मुझे विश्वास है कि आप जो साथी आज विदाई लेने वाले हैं, उनसे हम जो सभी सीखे आज हम भी संकल्प करें, उसमें से जो भी उत्तम है, जो श्रेष्ठ है, उसको हम आगे बढ़ाने में इस सदन की पवित्र जगह का जरूर हम उपयोग करेंगे और ताकि देश को समृद्धि में बहुत काम आएगा। श्री मोदी ने कहा कि सदस्यों ने संसद में लंबा समय बिताया है और ऊपरी सदन ने सदस्यों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रधानमंत्री ने सदस्यों से आग्रह किया कि वे अपने अनुभवों का इस्तेमाल देशहित में करें और सदन में हुए अनुभवों को लिखें ताकि आने वाली पीढ़ियों को इससे मदद मिल सके। श्री मोदी ने कहा कि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और ऐसे में सभी की जिम्मेदारी होती है कि वे देशहित में अपना योगदान दें। उन्होंने सदस्यों से आजादी का अमृत महोत्सव के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को प्रेरित करने का आग्रह किया। सदस्यों के अनुभवों और योगदान की सराहना करते हुए सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि इन सदस्यों को संसदीय प्रणाली का काफी अनुभव है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदस्यों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि राजनेता कभी सेवानिवृत्त नहीं होते हैं और वे हमेशा ही देश की सेवा करते रहते हैं। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सदस्यों के अनुभव आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देते रहेंगे। जिन सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उनमें से एक प्रसन्ना आचार्य ने कहा कि संसद महान आंदोलन की प्रमुख गवाह है। उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई ऐतिहासिक विधेयकों को पारित होते देखा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का मतलब बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि तत्कालीन यूपीए सरकार ने मनरेगा के लिए आवंटित बजट राशि खर्च नहीं की। श्री ठाकुर ने आज लोकसभा में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने महामारी के दौरान इस योजना के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया है। 2013-14 तक तो यूपीए की सरकार के समय जो बजट होता था उतना भी खर्च नहीं होता था, लेकिन आपदा के समय मोदी जी की सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट का प्रावधान करके दिया था। मोदी जी की सरकार ने 1,11,000 करोड़ रुपया एक ही साल में दिया। इनके समय कभी नहीं हुआ। इनके समय केवल भ्रष्टाचार के आंकड़े जो मंत्री थे उनके भी क्षेत्र में आते थे। हमने जियो टैगिंग की शुरुआत भी की और इस पे कार्रवाई करने का काम भी किया। आज बटन दबाने से मनरेगा के कर्मचारियों के खाते में पैसा जाता है।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लोकसभा को बताया कि 2013-14 में मनरेगा के लिए 33,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जबकि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इसे बढ़ाकर 1,12,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज लोकसभा में बताया कि सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को पूरी क्षमता के साथ फिर से शुरू करने के बाद 1,465 घरेलू और 1,733 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन होगा। 27 तारीख को हमने सारे अंतर्राष्ट्रीय सेक्टर को 100% कैपेसिटी खोल दी थी और मुझे खुशी है कि फॉरेन एयरलाइन 1783 फ्लाइट पर वीक संचालित कर रही हैं और डोमेस्टिक एयरलाइंस करीब 1465 फ्लाइट पर वीक संचालित कर रही है। जहां तक मुंबई का सवाल है, हमारी प्राथमिकता सदैव वहां रहेगी। जेट एयरवेज और किंगफिशर दोनों हमने वितरण कर दिए हैं और उसके आधार पर बायलैटरल जो हमारे एयर सर्विस एग्रीमेंट है, उसके आधार पर भी मुंबई को तीव्र गति दी जाए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज लोकसभा में जानकारी दी कि इस साल 13 मार्च तक देश में 10 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण हुआ है। श्री गडकरी ने ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के आंकड़ों के हवाले से बताया है कि देश में 10,95,746 इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हुए हैं। अभी 1,742 चार्जिंग स्टेशन काम कर रहे हैं। Within 2 years, the cost of electric two-wheeler, electric three-wheeler, electric four-wheeler will be equivalent to the petrol cost of the petrol vehicle, and the country will change. Our VR policy is import substitute, cost-effective, pollution-free, and indigenous. Sir, because of petrol and diesel, we are facing crucial problems. Already we see. So this is the only alternative by which going on alternative fuel, that is green hydrogen, electricity, ethanol, methanol, biodiesel, bio-LNG and bio-CNG. We will work on that direction. श्री गडकरी ने कहा कि वार्षिक आधार पर इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में 162% की वृद्धि हुई है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के लिए बजट आवंटन में बार बार कमी किए जाने पर चिंता जताई है। आज लोकसभा में शून्यकाल के दौरान उन्होंने कहा कि इस कारण रोजगार के अवसर कम हुए हैं और श्रमिकों को समय पर भुगतान नहीं किया गया है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस ने आज नई दिल्ली के विजय चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी नेता राहुल गांधी ने कहा कि पिछले 10 दिनों में पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में 9 बार वृद्धि हो चुकी है। श्री गांधी ने सरकार से बढ़ती कीमतों पर काबू करने की मांग की है। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की 5वीं कड़ी में दुनिया भर के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवाद करेंगे। नई दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित होने वाला ये बहुप्रतीक्षित वार्षिक कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री लाइव कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को परीक्षा के तनाव से मुक्त रहने से संबंधित पूछे गए सवालों का विशेष शैली में जवाब देते हैं। एक रिपोर्ट। परीक्षा पे चर्चा आपसी बातचीत का कार्यक्रम है जिसमें देश और विदेश के विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक प्रधानमंत्री से परीक्षा के तनाव से उबरने और जीवन को उत्सव के रूप में मनाने के संबंध में बातचीत करते हैं। इस कार्यक्रम के लिए कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों का चयन ऑनलाइन प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाता है। कोविड मानकों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के सिर्फ 1000 विद्यार्थियों को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आमंत्रित किया गया है। पहली बार देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राजभवन से चुने हुए विद्यार्थी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना। हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है। जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-42
42। 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिटेन की विदेश मंत्री एलिजाबेथ ट्रस एक दिन की यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंची। सुश्री ट्रस आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगी। उनका भारत ब्रिटेन कूटनीतिक मंच के उद्घाटन सत्र में भाग लेने का भी कार्यक्रम है। इसका आयोजन भारतीय वैश्विक परिषद और ब्रिटेन के पॉलिसी एक्सचेंज ने किया है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि पिछले साल आयोजित भारत ब्रिटेन वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों की व्यापक कूटनीतिक साझेदारी की रूपरेखा तैयार की गई थी। इस सम्मेलन के बाद ब्रिटेन के विदेश मंत्री की ये दूसरी भारत यात्रा है। सुश्री ट्रस की इस यात्रा से व्यापार और निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु सहयोग, शिक्षा तथा डिजिटल संचार जैसे विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी और मजबूत होगी। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव 2 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनके प्रवास के दौरान भारत के लिए तेल और सैन्य उपकरण की खरीद की भुगतान प्रणाली पर मुख्य रूप से चर्चा होने की संभावना है। 24 फरवरी को यूक्रेन के विरुद्ध रूस की सैन्य कार्रवाई आरंभ होने के बाद रूस के किसी नेता की ये पहली उच्च स्तरीय भारत यात्रा है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा सदस्यों से देशहित में अपने अनुभव का उपयोग करने का आग्रह किया। सदन के 72 सदस्यों का कार्यकाल पूरा होने पर उन्हें विदाई दी गई। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की 5वीं कड़ी में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में बताया, इस वर्ष 13 मार्च तक भारत में पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या 10 लाख से अधिक। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज शाम ब्रिटेन की विदेश मंत्री एलिजाबेथ ट्रस के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव आज शाम 2 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। आयुष मंत्रालय ने प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2022 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। दोहा में विश्व टेबल टेनिस स्टार कंटेस्टर प्रतियोगिता में भारत की मणिका बत्रा और अर्चना कामथ ने महिला डबल्स में कांस्य पदक जीता और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। आयुष मंत्रालय ने प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2022 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। विजेताओं की घोषणा इस वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर की जाएगी। पुरस्कार के लिए आवेदन की प्रक्रिया माईगव प्लेटफॉर्म पर की जा रही है। इसके लिए नामांकन केवल ऑनलाइन ही भेजे जा सकते हैं। नामांकन प्रक्रिया 28 मार्च को शुरू हो चुकी है और प्रविष्टि भेजने की अंतिम तिथि 27 अप्रैल है। आवास और शहरी विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत 6 राज्यों में 2,42,000 आवासों के निर्माण को स्वीकृति दी है। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। ये मंजूरी नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 60वीं बैठक में दी गई। असम से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पबित्रा मार्गरेटा को, जबकि उसकी सहयोगी यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल ने रंगौरा नारजारी को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने रिपुन बोरा को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। राज्य विधानसभा परिसर में हो रहे मतदान के वोटों की गिनती का काम आज शाम किया जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आकाशवाणी समाचार स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े स्वाधीनता सेनानियों पर कार्यक्रम वीरगाथा प्रसारित कर रहा है। हमारे परिक्रमा कार्यक्रम में बृहस्पतिवार को शाम 4:45 बजे इसका प्रसारण किया जाता है। आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम परिक्रमा में बृहस्पतिवार को शाम 4:45 पर सुनिए देश की आजादी में अपना अमूल्य योगदान देने वाले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की वीर गाथा।
आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन आपके लिए इस महान संघर्ष गाथा की एक झलक प्रस्तुत करता है। मुझे प्रार्थना मुझे मागणी माणसाशी माणसा समवागणे। 31 मार्च का दिन भारत में सामाजिक और आर्थिक सुधार आंदोलन को लेकर अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1867 में इसी दिन बॉम्बे में प्रार्थना समाज यानी प्रेयर सोसाइटी का गठन किया गया था। इसे सुविख्यात संस्कृत विद्वान R.G. भंडारकर, आत्माराम पांडुरंग, नारायण चंदावरकर और महादेव गोविंद राणाडे का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इस आंदोलन में शामिल प्रमुख सुधारक ऐसे प्रबुद्ध जन थे जिन्होंने हिंदू धर्म से जुड़ी सामाजिक व्यवस्थाओं में सुधारों का समर्थन किया। तेलुगु सुधारक वीरेशलिंगम ने दक्षिण भारत तक इस आंदोलन समकालीन सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं तथा धार्मिक आस्थाओं के बीच संबंधों की गहराई से विवेचना की और ब्रिटिश सरकार द्वारा शुरू किए जा चुके राजनीतिक बदलावों की तुलना में सामाजिक सुधारों को प्राथमिकता दी। प्रार्थना समाज के 2 मुख्य कार्यक्षेत्र थे, उपासना और सामाजिक। धार्मिक पुनरुत्थानवादी थे जिन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान अधिकांश कुरीतियां पहले से प्रचलित मान्यताओं के कारण हैं। उनके साथ समाज सुधार के 2 अन्य प्रणेता थे, ढोंडो केशव कर्वे और विष्णु शास्त्री। रानाडे और कर्वे ने विधवा विवाह आंदोलन चलाया और विधवाओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए विधवा गृह संघ की शुरुआत की। देश के किसी भी अन्य भाग में समाज सुधार आंदोलन इतना सफल और प्रभावी नहीं रहा जितना कि प्रार्थना समाज के तत्वावधान में महाराष्ट्र में साबित हुआ। लाल आभाळी गुलाल काय पाहुणे का खुशाली। आज हम स्वतंत्रता सेनानी चीमा साहब का भी स्मरण कर रहे हैं, जिन्हें ब्रिटिश अधिकारियों ने 31 मार्च 1858 को गिरफ्तार किया था। कोल्हापुर राज के शासक महाराजा भाऊ साहब के पुत्र चीमा साहब आजादी की पहली लड़ाई के दौरान 31 जुलाई 1857 तथा 6 और 7 दिसंबर 1857 के विद्रोह के प्रमुख संचालकों में थे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी के 27वें नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के अधिनायकों के साथ गोपनीय वार्ताएं की तथा कुछ भारतीय युवराजों और स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं को गुप्त संदेश भेजे। नाना साहेब पेशवा के दूत उनसे मिले। चीमा साहब कोल्हापुर में बड़ी संख्या में स्वतंत्रता आंदोलन के कर्मठ कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में सफल रहे, जो उस क्षेत्र में ब्रिटिश शासकों के लिए गंभीर खतरा बन गया। ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार कर बॉम्बे भेज दिया, जहां से उन्हें 12 मई 1858 को कराची भेज दिया गया। कराची में उन्हें 11 वर्ष तक यानी 15 मई 1869 को अपनी मृत्यु के दिन तक हिरासत में रखा गया। इस महान स्वतंत्रता सेनानी चीमा साहब को हमारा शत शत नमन। आज हम शहीद नादिर शाह की भी याद कर रहे हैं, जिन्होंने गुजरात में आजादी की पहली लड़ाई में भाग लिया था।
ब्रिटिश सेना के हमले से बचने के लिए अपने साथियों को बचाते हुए वे गिरफ्तार कर लिए गए। 31 मार्च 1858 को उन्हें सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और मार्च 1859 में उन्हें अंडमान द्वीप भेज दिया गया और हिरासत में ही 12 अप्रैल 1859 को उनकी मृत्यु हो गई। देश की माटी इस महान सपूत शहीद नादिर शाह को प्रणाम करती है। आज हम इंडियन नेशनल आर्मी के सदस्य डी जेम्स को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मलाया में ब्रिटिश इंडियन आर्मी में रहे डी जेम्स 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हुए थे। म्यांमार में ब्रिटिश सेना का मुकाबला करते हुए 31 मार्च 1944 को वे शहीद हो गए। इस महान शहीद डी जेम्स को हमारा शत शत नमन। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। आज का संस्कृति संदेश समर्पित है फिल्म अभिनेत्री मीना कुमारी को। आगाज तो होता है अंजाम नहीं होता, जब मेरी कहानी में वो नाम नहीं होता, जब जुल्फ की कालिख में घुल जाए कोई राही, बदनाम सही लेकिन गुमनाम नहीं होता। आगाज तो होता है अंजाम नहीं होता। ये मीना की शायरी है। वही फिल्म अभिनेत्री मीना जिन्हें हम ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी के नाम से जानते हैं, उसका नाम रखा महजबी, जो फिल्मों में आने के बाद मीना कुमारी बनी। और 1952 में आई फिल्म बैजू बावरा ने मीना कुमारी को बुलंदियों तक पहुंचा दिया। इसके लिए उन्हें पहली बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1960 में आई फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई, मीना पर फिल्माए लता के गाए एक गीत ने अभिनय से सजी फिल्म साहिब बीवी और गुलाम को लोगों ने दिल से सराहा। न जाओ सैया छुड़ा के मैया, कसम तुम्हारी मैं पढ़ूंगी। फिल्म ने 4 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते। इसमें मीना कुमारी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला, लेकिन 70 के दशक में आई फिल्म पाकीज़ा ने तहलका मचा दिया। पाकीज़ा के रिलीज होने के 3 हफ्ते बाद 31 मार्च 1972 को महज 38 वर्ष की उम्र में मीना कुमारी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। केंद्र ने दशकों बाद नागालैंड, असम और मणिपुर में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम अफ्स्पा के तहत अशांत क्षेत्रों को कम करने का फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अफ्स्पा के तहत क्षेत्रों में कमी लगातार प्रयासों और उग्रवाद को समाप्त करने तथा स्थायी शांति लाने के लिए हुए कई समझौतों के कारण आई है। इससे सुरक्षा स्थिति बेहतर और तेजी से विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि ये पूर्वोत्तर क्षेत्र जो दशकों से उपेक्षित था, अब शांति, समृद्धि और अभूतपूर्व विकास के एक नए युग का गवाह बन रहा है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के अंतर्गत देश में अब तक 184 करोड़ 6 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 22,27,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.76% हो गई है। केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी कोरोना संक्रमण मुक्त हो गया है। इस साल फरवरी से ही संक्रमण दर में गिरावट आ रही थी। प्रदेश के चारों क्षेत्रों में पिछले कई दिनों से एक भी मामला सामने नहीं आया है। इसे कोविड टीकाकरण की बड़ी उपलब्धि बताया गया है।
पुद्दुचेरी में अब तक 16,39,000 टीके लगाए जा चुके हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने आज तड़के जाने माने वकील सतीश उइके के नागपुर स्थित परिसरों पर छापे मारे। अधिकारियों की टीम उनके घर की छानबीन में जुटी हुई है। श्री उइके के राजनेताओं से गहरे संबंध हैं। वे पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एक अन्य भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले के खिलाफ चुनावी याचिकाएं दायर करने को लेकर चर्चा में आए थे। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर आज शाम 4 बजे से देश की संसद नेशनल असेंबली में चर्चा की जाएगी। नेशनल असेंबली सचिवालय ने कल रात प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा को कार्यसूची में शामिल करने संबंधी आदेश जारी किया। नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता और पीएमएलएन के अध्यक्ष शाहबाज शरीफ ने सोमवार को प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। पाकिस्तान के इतिहास में इमरान खान तीसरे प्रधानमंत्री हैं जो अविश्वास प्रस्ताव का सामना करेंगे। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी मामलों की एजेंसी के अनुसार अब तक लगभग 40 लाख लोग यूक्रेन छोड़कर पड़ोसी देशों में शरण ले चुके हैं। रूस यूक्रेन संकट के कारण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में अब तक का सबसे बड़ा शरणार्थी संकट पैदा हुआ है। एजेंसी के अनुसार इनमें से करीब 23 लाख लोगों ने पोलैंड में, 6,08,000 लोगों ने रोमानिया में, 3,87,000 से अधिक लोगों ने मोल्दोवा में और लगभग 3,64,000 लोगों ने हंगरी में शरण ली है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र की बाल एजेंसी यूनिसेफ ने कहा है कि यूक्रेन से आए शरणार्थियों में 50% बच्चे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने वृत्तचित्र और लघु फिल्मों के निर्माण, फिल्म समारोहों के आयोजन और फिल्मों के संरक्षण का दायित्व राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम एनएफटीसी को सौंप दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि सभी गतिविधियों को एकल प्रबंधन की परिधि में लाने और सार्वजनिक संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। इस फैसले से फीचर फिल्मों, वृत्तचित्रों, बाल फिल्मों और एनिमेशन फिल्मों के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा और घरेलू फिल्म समारोह आयोजित करने की गतिविधियां बढ़ेंगी। विश्व टेबल टेनिस स्टार कंटेंडर 2022 प्रतियोगिता में भारत की मणिका बत्रा और अर्चना कामत की जोड़ी ने महिला डबल्स का कांस्य पदक जीत लिया है। कल सेमीफाइनल में चीनी ताइपे की ली यूझुन और चेंग आई चिंग की जोड़ी ने भारतीय जोड़ी को 3-0 से मात दी। मणिका बत्रा और साथियान ज्ञानशेखरन महिला और पुरुष सिंगल्स की प्री क्वार्टर फाइनल में अपने अपने मैच हारकर बाहर हो गए। शरद कमल अपने पहले दौर के सिंगल्स और डबल्स के दोनों मैच हार गए। आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। कल रात रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर ने मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स को 3 विकेट से हरा दिया। कोलकाता की टीम 18 ओवर 5 गेंद में 128 रन बनाकर आउट हो गई। 129 रन का लक्ष्य रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर ने 4 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। और अब मौसम। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज गर्म हवा चल रही है। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। चेन्नई और कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। इन महानगरों में तापमान 23 से 40 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। श्रीनगर, जम्मू, लेह और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। गिलगित में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। इन क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, इम्फाल, शिलंग, आइजोल, कोहिमा और ईटानगर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। गंगटोक में गरज के साथ बारिश होने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा सदस्यों से देशहित में अपने अनुभव का उपयोग करने का आग्रह किया। सदन के 72 सदस्यों का कार्यकाल पूरा होने पर उन्हें विदाई दी गई। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की 5वीं कड़ी में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में बताया, इस वर्ष 13 मार्च तक भारत में पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या 10 लाख से अधिक। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज शाम ब्रिटेन की विदेश मंत्री एलिजाबेथ ट्रस के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव आज शाम 2 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। आयुष मंत्रालय ने प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2022 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।